नमस्कार सभी भाइयों बहनों को। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है अनुस्वर और अनुनासिक। आज हम पढ़ेंगे अनुस्वर और अनुनासिक के बारे में। चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अनुस्वर जिस स्वर का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है तथा लिखते समय स्वर के ऊपर बिंदु लगाया जाता है, उसे अनुस्वर कहते हैं। जैसे अंग, कंठ, मंच, बंदर आदि। कह रहे हैं अनुस्वर किसे कहते हैं? अनुस्वर उसे कहते हैं जब भी हम बोलते हैं जो हमारी आवाज़ है ना, वो किससे जो हमारी हवा है वो किससे निकलती है? नाक के थ्रू निकलती है। नाक के थ्रू वाइब्रेशन होता है और उसका जो बिंदु होता है वो हमेशा स्वर के ऊपर होता है। उसे क्या कहा जाता है? उसको अनुस्वर कहा जाता है। लिखा है अनुस्वर और विसर्ग को वर्णमाला में स्वरों के साथ रखा गया है। कह रहा है जो अनुस्वर है और विसर्ग है उसको वर्णमाला में स्वर के साथ रखा गया है, व्यंजन के साथ नहीं रखा गया है। किसके साथ रखा गया है? स्वर के साथ रखा गया है। आइए इनकी स्थिति पर विचार करें, है ना। इसकी स्थिति पर विचार करते हैं। ये अंग और अंगा अर्थात अनुस्वर और विसर्ग ये आधे व्यंजन हैं। ये आधे क्या है? व्यंजन हैं। ध्यान देने वाली बात है। अनुस्वर और विसर्ग क्या है? आधे व्यंजन है, पर इसको किस में रखा गया है? स्वर में रखा गया है। स्वर नहीं है ना। कह रहा स्वर तो है नहीं, तब भी स्वर में रखा गया है और आधा व्यंजन है। यदि ये व्यंजन है तो स्वर के साथ किस लिए रखे गए हैं, है ना। किस लिए रखा गया? जब आधा व्यंजन है तो स्वर के साथ रखने का मतलब नहीं है, इसको तो व्यंजन के साथ होना चाहिए था। फिर इनके साथ ही ऐसा क्यों किया गया है? अन्य सभी व्यंजन स्वर के मेल के बाद पूरे हो जाते हैं। जो बाकी व्यंजन्स हैं वो क्या होते हैं? जो स्वर का मेल होता है, स्वर को उसमें जोड़ा जाता है तो वो व्यंजन संपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। परंतु इनको कभी पूरा होना ही नहीं है। जो अनुस्वर है ना, और विसर्ग है, इसको क्या है? कभी पूरा होना ही नहीं है। हाँ, ये जो है ये आधा ही रहेगा हमेशा, इसको पूरा करना ही नहीं है। व्यंजन उन्हें कहा जाता है जो स्वर की सहायता के बिना बोलने ना जा सके, है ना। व्यंजन किसे कहा जाता है? व्यंजन उसे कहा जाता है जिसमें स्वर की सहायता के बिना उसको बोला ना जा सके। जिस व्यंजन में स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं बोलने के लिए। मतलब कंपलसरी है, जब हम व्यंजन बोलेंगे तो स्वर की सहायता हमें लेनी पड़ेगी। जब वे स्वर से रहित है तो इन्हें कैसे बोले? सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जब ये स्वर से रहित है ना, तो इसको कैसे बोला जाए? कहा जा रहा है जब व्यंजन को बोला जाता है तो हमें हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। पर इसमें कहा जा रहा है कि ये तो इसमें स्वर है ही नहीं, ये सिर्फ आधा व्यंजन है, तो उसको कैसे बोला जाए? व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की अनिवार्यता है, बहुत वो ज़रूरी है ना। उसके बिना बोल नहीं सकते। अतः इनके बाद में तो स्वर आ नहीं सकता है। क्या लिखा हुआ है कि इसके बाद में तो स्वर आ नहीं सकता है, इसलिए प्रारंभ में स्वर लगाया और इन्हें अंग और अंगा के रूप में लिखा गया, है ना। इसके बाद में मतलब जो अनुस्वर और विसर्ग है उससे पहले क्या लगाया जाएगा? स्वर लगाया जाएगा। इसके बाद तो स्वर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो इसको किस रूप में? अंग और अंगा के रूप में लिखा गया। अंग्रेजी आदि भाषाओं के व्यंजन जो स्वर रहित होते हैं, लिखा है अंग्रेजी आदि और भी भाषा, अंग्रेजी की भाषा और भी भाषा के व्यंजन जो उनके व्यंजन होते हैं जो स्वर रहित होते हैं, उनके बोलने के लिए प्रकार स्वर का प्रयोग किया जाता है। उनको बोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजी के एम, एन, एस, आर आदि सभी वर्णों में व्यंजन से पूर्व जो स्वर है, क्या कह रहे हैं? जो व्यंजन से जो पूर्व स्वर है
वह उस व्यंजन को बोलने के लिए ही है। किसके लिए? उस व्यंजन को बोलने के लिए ही इस स्वर का प्रयोग किया गया है ना। सबके आगे स्वर लगा हुआ है ना, एम के आगे एम, एन, एस, आर। जब ये स्वर वाक्य में प्रयुक्त होता है, कह रहा है जब ये स्वर वाक्य में प्रयुक्त होता है, जब प्रयोग किया जाता है, तो इन स्वरों की कोई भूमिका नहीं होती। इन स्वरों की, फिर जब इसको वाक्य में प्रयुक्त यूज़ किया जाता है तो इन स्वरों की कोई भी भूमिका नहीं मानी जाती। अतः अंग और अंगा आधा व्यंजन है। इन्हें स्वरों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। किसकी सहायता से प्रदर्शित किया जाता है? स्वरों की सहायता से। जब अनुस्वर और विसर्ग लगाने से पहले हमें किसी एक स्वर का प्रयोग करना अनिवार्य है, पहले, बाद में नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं किया जा सकता। तो जब भी हम अनुस्वर और विसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अनुस्वर के उच्चारण में सर्वतर पूर्ववर्ती स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इससे पहले हमेशा, अर्थात यह स्वर के बाद ही आता है, कहा ना, पहले स्वर आएगा फिर ये अनुस्वर और विसर्ग आएगा हमेशा। इसलिए अनुस्वर कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसी कारण कि इसका नियम है, जब भी ये आएगा तो पहले स्वर आएगा, फिर उसके बाद बिंदु, दोनों बिंदु ना विसर्ग आएंगे। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है अनुस्वर। अनुस्वर का प्रयोग तत्सम व तद्भव सभी शब्दों में किया जाता है ना। तत्सम शब्द मतलब इसको संस्कृत की भाषा में भी अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है और हिंदी भाषा में भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वर व विसर्ग को अयोग्य व भी कहते हैं, है ना। अनुस्वर व विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोग्य व भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अनुस्वर के बारे में समझ में आया। अगला हमारा है टॉपिक अनुनासिक। अब पढ़ेंगे हम अनुनासिक के बारे में। चलिए, लिखा है, हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि सभी स्वरों के अनुनासिक व निर्नुनासिक दो रूप हैं। जो हिंदी भाषा है उसकी विशेषता के स्वरूप दो हैं। एक तो अनुनासिक व निर्नुनासिक, दो रूप मिलते हैं। अनुनासिकता स्वरों का विशेष गुण है। उनका क्या है? वो विशेष गुण है ना, जो यह बतलाता है कि स्वर का उच्चारण नासिक से वायु निकाल कर भी किया जा सकता है। वो क्या बताता है? जो स्वरों का उच्चारण है वो नाक से वायु निकाल कर भी किया जा सकता है। उसकी विशेष गुण है इसके। ठीक है ना। अनुनासिक स्वर को उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है, जैसे आँख, ऊँट, महिलाएं, है ना। जो हमारा अनुनासिक है उसमें चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है। लिखा है, हिंदी स्वरों के अनुनासिक रूप के आ ई सबके ऊपर, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लग गया वो अनुनासिक। हिंदी स्वरों के निर्नुनासिक रूप, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु कोई बिंदु नहीं है, वो निर्नुनासिक है ना। अनुनासिक जिसके ऊपर चंद्र बिंदु है। कुछ स्थानों पर अनुनासिक व अनुस्वर को समान रूप से लिखा जाता है। कह रहा है कि हिंदी है कुछ स्थानों पर अनुनासिक और अनुस्वर को समान रूप में लिखा जाता है। इसे हम अपनी लिपि की, कभी लिखा है कमी होगा, कमी कह सकते हैं कि ये हमारी लिपि की एक कमी है कि किसी मतलब सेम जगह पे कभी हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना, और कभी अनुस्वर का प्रयोग कर लेते हैं। ये हमारी हिंदी भाषा लिपि की कमी है। जब मात्रा सिरों रेखा से ऊपर लगी हो तो वहाँ चंद्र बिंदु अनुस्वर की भांति ही लिखा जाएगा। लिखा हुआ है। जब जो हम लिखते हैं, जैसे गेंद लिखा है, गा पे एक ही मात्रा है, तो हमने किसका बिंदु डाला है? चंद्र बिंदु को हटा के हमने अनुस्वर लगाया, सो, है ना।
क्या लगाया, चंद्र बिंदु को हटा के अनुस्वर लगाया गया। ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ की मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। किनके साथ कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा? ई, ए, ऐ, ओ, औ के साथ कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। ई, ए, ओ, औ इन 4 स्वरों के साथ चंद्र बिंदु अनुस्वर की भांति ही लिखा जाएगा। किसकी भांति लिखा जाएगा? चंद्र बिंदु को अनुस्वर की भांति लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे तो होना चाहिए चंद्र बिंदु का निशान, बट हिंदी लिपि में जहाँ मात्राएं आ रही हैं वहाँ पे बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यह लिपि संकेत संस्कृत में नहीं है। कहा गया है जो ये लिपि का जो संकेत है ये चंद्र बिंदु वाला, इसको संस्कृत में नहीं प्रयोग किया जाता है तथा री के प्रयोग में निर्मित सभी शब्द संस्कृत के हैं। ठीक है, अतः री के साथ उसका प्रयोग नहीं मिलता है ना, इसके साथ उसका कोई भी प्रयोग नहीं मिलता है। अनुस्वर और अनुनासिक में अंतर। अब जानते हैं कि अनुस्वर और अनुनासिक में क्या अंतर है। आइए, अनुस्वर में श्वास केवल नाक से निकलता है। जो अनुस्वर है उसमें के जो सांस निकलते हैं वो केवल नाक से निकलते हैं, जबकि अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से, और अनुनासिक में मुंह से भी निकलता है और नाक से भी हवा निकलती है। अनुस्वर तीव्र व अनुनासिक धीमी ध्वनि है। अनुस्वर में क्या तेजी से बोलते हैं। जब अनुस्वर का प्रयोग करते वक्त हम किसी भी शब्द को बोलते हैं जिसमें अनुस्वर लगा हो, उसमें तीव्रता होती है और अनुनासिक में धीमापन होता है। दोनों के उच्चारण में पूर्ववर्ती स्वर की आवश्यकता होती है। कह रहे जब दोनों का उच्चारण होता है इनसे पहले हमेशा, दोनों में कॉमन है कि दोनों में सबसे पहले हमें स्वर का प्रयोग करना पड़ेगा। अनुस्वर आधा व्यंजन होता है, हमने पढ़ चुका है कि अनुस्वर आधा व्यंजन होता है, जबकि चंद्र बिंदु स्वर की विशेषता बताता है। चंद्र बिंदु क्या करता है? स्वर की विशेषता बताता है ना, उसका वैल्यू बताता है। विशेषता मतलब किसी की विशेषता बताना, मतलब कोई आम की विशेषता बता रहा है, आम मीठे हैं तो वो उसकी विशेषता बता रहा है, मीठा। आम कैसे होते हैं? आम मीठे होते हैं। नींबू खट्टे, तो वो उसकी विशेषता बता रहा है कि नींबू कैसे होते हैं, नींबू खट्टे होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा विशेषता का मतलब। ठीक है ना, चंद्र बिंदु स्वर की विशेषता बताता है, उसका रूप बताता है कि उसका रूप क्या है। नींबू का रूप क्या हुआ? खट्टा हो गया, है ना। अनुस्वर को स्वर से अलग किया जा सकता है। जो अनुस्वर है उसको स्वर से अलग किया जा सकता है। चंद्र बिंदु स्वर के साथ बोला जा सकता है ना, अनुस्वर को तो स्वर से अलग किया जा सकता है, पर जो चंद्र बिंदु है वो हमेशा स्वर के साथ ही बोला जाता है। अनुस्वर का प्रयोग सभी शब्दों में होता है। अनुस्वर का प्रयोग सभी शब्दों में होता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग तत्सम शब्द में नहीं होता। चंद्र बिंदु का प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं होता, बट अनुस्वर का प्रयोग संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में होता है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया हो। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।